नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। कहा, यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा, लोकतंत्र भारत के डीएनए में है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा, नई श्रम संहिताओं से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे 77 लाख रोजगार सृजित होंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत पर हमला, 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए। मौसम विभाग ने कहा, इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठे राख के बादल आज शाम तक चीन की ओर बढ़ेंगे और गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 512 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। यह मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र ध्वज इस बात का प्रमाण है कि अंततः असत्य पर सत्य की विजय होती है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि राम भेदभाव नहीं करते और सरकार भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है। कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर का दौरा किया और शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर देश में भगवान राम के दुर्लभ मंदिरों में से एक है। प्रधानमंत्री ने माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन किए और रामलला के गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चना की। एक रिपोर्ट। जय श्री राम के जय घोष, शंख ध्वनि की गूंज और विश्व के विभिन्न कोनों से अयोध्या पहुंचे हजारों राम भक्तों की उपस्थिति के बीच शुभ विवाह पंचमी के दिन और अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया 11:40 पर शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और 11:50 पर धर्म पताका स्थापित हो गई। पूरी प्रक्रिया में 4 मिनट से अधिक का समय लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प वर्षा कर ध्वज को प्रणाम किया। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वज पर भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक सूर्य अंकित है। इस दीप्तिमान सूर्य की छवि के साथ ही कोविदार वृक्ष की छवि भी अंकित की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के सम्मान में केंद्र सरकार 1 वर्ष तक चलने वाला स्मरण उत्सव मना रही है।
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए नवनिर्मित भवन पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शाम को ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना करेंगे। यह सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान यहीं दिया था। प्रधानमंत्री का यह दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हो रहा है, जो 15 नवम्बर को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आस्था और मानवता की रक्षा के लिए दी गई गुरु तेग बहादुर जी की शहादत समाज को सदैव आलोकित करती रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कहा है कि नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा और देश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नई श्रम संहिताओं से बेरोजगारी दर में 1.3% तक की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महीने की 21 तारीख से लागू हुई नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से श्रम बल में नियमित रोजगार की हिस्सेदारी कम से कम 15% बढ़ जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कागजी कार्रवाई और अनुमोदन आवश्यकताओं को कम करने के लिए 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 श्रम संहिताओं में समूहीकृत किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापार नेताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताएं बेहतर श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं, श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान में नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का प्रमाण है। आज नई दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि भारत के लिए समुद्री व्यापार पर निर्भरता विशेष रूप से अधिक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्डों में आ रहे मित्र देशों के जहाजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्डों में आने वाले मित्र देशों के जहाजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये भारत की क्षमता, विश्वसनीयता और मरम्मत में होने वाले कम खर्च के कारण है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहाजों के रखरखाव और मरम्मत का पसंदीदा केंद्र बने। To become the preferred sustainment and repair hub for the entire Indo-Pacific region. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि समानता कोई नारा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि समाज तभी सशक्त हो सकता है जब महिलाएं सशक्त हों। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज महिलाएं न केवल भारत के विकास में योगदान दे रही हैं बल्कि एक विकसित राष्ट्र की प्रेरक शक्ति भी हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित ये अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ हुआ। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में नवगठित नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में 25 नई चीनी मिलें खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण में आज कई विशेष गतिविधियों का आयोजन हो रहा है।
एक तरफ जहां सिनेमा प्रेमी सुबह से शाम तक फिल्मों की स्क्रीनिंग का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए जमाने के फिल्मकारों के लिए विशेष सत्र और मास्टर क्लास का आयोजन किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने 18 पुरानी क्लासिक फिल्मों को नया स्वरूप दिया है। इन पुनर्निर्मित उत्कृष्ट कृतियों को इंडियन पैनोरमा के विशेष पैकेज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इफ्फी में आज कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में अलग अलग मुद्दों को उजागर करते हुए दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की प्रमुख प्रस्तुतियों में ड्रीम्स, द लास्ट विकिंग, इट्स अ सैड एंड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बैलेंस और सेफ हाउस शामिल हैं। भारतीय क्लासिक सिनेमा की बात करें तो आज एक डॉक्टर की मौत और खोया पाया की स्क्रीनिंग की जा रही है। पणजी स्थित कला अकादमी में आज भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रसिद्ध फिल्मकार राहुल रवेल ने धर्मेंद्र के जीवन, उनकी सिनेमा यात्रा और उनके अविस्मरणीय योगदान पर अपने विचार साझा किए। इससे पहले आज सुबह कला अकादमी में न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिनेमा पर एक विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें जाने माने फिल्म मेकर शेखर कपूर ने हिस्सा लिया। कला अकादमी में आज शाम 4:30 बजे क्रिस्टोफर चार्ल्स कोरबोल्ड का साक्षात्कार होगा, जो कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता और स्पेशल इफेक्ट्स के मास्टर हैं। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तानी सेना के हमले में अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक रिहायशी इलाके में 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार यह हमला आधी रात के बाद हुआ और जिसमें एक स्थानीय घर को निशाना बनाया गया। इस हमले से सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख के बादलों के आज शाम तक भारत से चीन की ओर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि राख के बादलों से केवल विमानों के संचालन पर असर पड़ा है, मौसम या वायु गुणवत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। इथियोपिया से डेवलप हुआ वोल्केनिक आश अभी धीरे धीरे वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी नेपाल वगैरह होते हुए आज शाम तक इंडियन रीजन को पार कर जाएगा और चाइना की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर में जो हाइट है वही हाइट में देखने को मिल रहा है। ये जो वोल्केनिक आश है अभी इंडियन रीजन में सरफेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, यानी वेदर और एयर क्वालिटी के ऊपर का कोई प्रभाव नहीं है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली राख के अरब प्रायद्वीप में फैलने और विमानों की उड़ान के लिए अनुकूल स्थिति न होने से भारतीय विमानन कंपनियों ने पश्चिम एशिया के लिए अपनी कई उड़ानें निलंबित कर दी हैं या उनके मार्ग बदल दिए हैं। इंडिगो ने 6 उड़ानें रद्द कर दी हैं और कन्नूर अबुधाबी सेवा को अहमदाबाद के लिए डायवर्ट कर दिया है। एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर 521 रन की विशाल बढ़त बना ली है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 233 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। भारत ने अपनी पहली पारी में 201 रन बनाए थे। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक सेंसेक्स 146 अंक बढ़कर 85,046 पर, जबकि निफ्टी 46 अंक की वृद्धि के साथ 26,006 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। कहा, यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा, लोकतंत्र भारत के डीएनए में है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा, नई श्रम संहिताओं से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे 77 लाख रोजगार सृजित होंगे।
मौसम विभाग ने कहा इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठे राख के बादल आज शाम तक चीन की ओर बढ़ेंगे और गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 531 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।